स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हमने आपको लेथ बेड के बारे में समझा दिया था। लेथ मशीन की पढ़ाई चल रही है जिसमें हम लेथ मशीन के मेन पार्ट्स को समझ रहे हैं। लेथ मशीन के मेन पार्ट्स में हमने देखा कि लेथ बेड क्या होता है, लेथ बेड कितने टाइप का होता है, लेथ बेड किस मटेरियल का बना होता है और लेथ मशीन में लेथ बेड का क्या योगदान है। आज के वीडियो में हम लेथ मशीन के दूसरे मेन पार्ट्स यानी हेड स्टॉक ऑफ लेथ मशीन पर चलेंगे। हेड स्टॉक को समझाने से पहले हम फिर से लेथ मशीन का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम पर लेकर के चलते हैं। वहां पर पहले आप समझ लीजिए कि हेड स्टॉक लेथ मशीन पर होता कहां है और क्या काम है, फिर हम हेड स्टॉक के कंस्ट्रक्शन को समझाएंगे। देखिए, लेथ मशीन के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में एक लेथ मशीन का यह हो गया बेड। इसमें इस तरीके से दो पैरों पर यह लेथ मशीन का बेड जो है टिका हुआ होता है। लेथ मशीन के बेड पर बाईं तरफ एक इस तरीके से बॉक्स होता है। इसी बॉक्स का नाम होता है हेड स्टॉक। इसके अलावा लेथ मशीन के बेड पर दाईं तरफ भी एक बॉक्स होता है या एक अरेंजमेंट होता है। इसका नाम होता है टेल स्टॉक। लेथ मशीन पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में भी एक मूविंग अरेंजमेंट होता है। इसका नाम क्या होता है? कैरिज। इन सब के बारे में हमने आपको पहले से बताया है और आप अच्छे से समझते हैं कि ये सारे पार्ट्स क्या हैं, ठीक है ना। अब हेड स्टॉक में से हमने बताया था कि बाहर की तरफ एक स्पिंडल या एक शैफ्ट निकला होता है। इसी स्पिंडल या शैफ्ट पर क्या होता है? वर्क होल्डिंग डिवाइस बांध दी जाती है। अब इसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में क्या होता है? इसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में आगे चल करके वर्क पीस को बांध देते हैं। जब लेथ मशीन को चालू किया जाता है तो हेड स्टॉक से बाहर की तरफ निकला हुआ यह स्पिंडल, जिसे आगे चल करके मेन स्पिंडल कहेंगे, घूमने लगेगा और मेन स्पिंडल पर चढ़ा हुआ है यह वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब यह वर्क होल्डिंग डिवाइस किसको पकड़ेगा? वर्क पीस को पकड़ करके रखेगा। तो जैसे ही लेथ मशीन को चालू किया जाता है हेड स्टॉक पावर मेन स्पिंडल को देता है। मेन स्पिंडल जो है वर्क होल्डिंग डिवाइस की सहायता से वर्क को पकड़े रहता है और वर्क पीस फिर रोटरी मोशन करने लगता है। लेकिन आज के वीडियो में जो हमारी असली पढ़ाई है, जिसकी पढ़ाई आपको करना है, वो इस हेड स्टॉक का पढ़ाई करना है। हेड स्टॉक कैसे घूमता है, घूमने के लिए कहां से पावर पाता है, हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे एक एक करके। तो लेथ मशीन के बेड पर बाईं तरफ लगे हुए इस मेन पार्ट हेड स्टॉक के बारे में अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हेड स्टॉक की बात किया जाए तो हेड स्टॉक लेथ मशीन के सभी चलित पुर्जों को नियंत्रित करता है तथा लेथ मशीन के सभी कंट्रोल मैकेनिज्म को अपने पास रखता है। हेड स्टॉक से बाहर की ओर निकला हुआ एक खोखला शाफ्ट होता है। इस खोखले शाफ्ट का नाम होता है मेन स्पिंडल। इसी मेन स्पिंडल पर आगे चल करके वर्क होल्डिंग डिवाइस की सहायता से वर्कपीस बांधते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो मेन स्पिंडल है, ये मेन स्पिंडल क्या करेगा? वर्कपीस को घुमाएगा। मेन स्पिंडल वर्कपीस को तब घुमा पाएगा जब मेन स्पिंडल खुद कहीं न कहीं से रोटरी पावर पाएगा। तो मेन स्पिंडल यह रोटरी पावर कहां से पाएगा? मेन स्पिंडल का ये जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा है यह बियरिंग पर टिका हुआ है और इसको अंदर से हेड स्टॉक के अंदर कहीं न कहीं से पावर मिलता होगा। कहां से पावर मिलता है? तो हमने आपको लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो ये जो लेथ मशीन का बायां पैर है, लेफ्ट लेग, यह खोखला होता है और इसी बाएं पैर में क्या होता है? एक प्राइम मूवर होता है या यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। इसी इलेक्ट्रिकल मोटर की सहायता से पावर को हम हेड स्टॉक में पहुंचाते हैं। अब पावर पहुंचाने का वह मेथड गियर हो सकता है, स्टेप पुल्ली हो सकता है या कोई दूसरा ड्राइव हो सकता है। उसी के आधार पर आगे चल करके यह हेड स्टॉक क्लासिफाई किया जाता है। हेड स्टॉक का प्रकार निकल करके आता है। बस अभी आपको यह समझना है कि हेड स्टॉक से बाहर निकला हुआ मेन स्पिंडल रोटरी मोशन करता है। यह रोटरी मोशन क्या करेगा?
यह रोटरी मोशन क्यों करता है? यही रोटरी मोशन आगे चल करके वर्क होल्डिंग डिवाइस की सहायता से वर्क को घुमाने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यह मेन स्पिंडल पावर पाएगा कहां से? यह मेन स्पिंडल पावर पाता है लेथ मशीन पर लगे हुए एक प्राइम मूवर की सहायता से। यह प्राइम मूवर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर या कोई दूसरा आईसी इंजन कहां पर लगा होता है? यह प्राइम मूवर लेथ मशीन का जो बायां पैर होता है वह खोखला होता है, उसी के अंदर आजकल के लेथ में एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होता है। उसी इलेक्ट्रिकल मोटर के शाफ्ट से जो है कि पावर जाता है हेड स्टॉक को, वही पावर जो है कि फिर मेन स्पिंडल को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ हेड स्टॉक पर, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि असली में मेन स्पिंडल कैसे घूमता है और हेड स्टॉक के अंदर क्या क्या होता है। हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है? देखिए, हेड स्टॉक मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक जिसमें सभी गियर ही होते हैं, और एक होता है स्टेप पुल्ली एंड बैक गियर्ड हेड स्टॉक। हम एक एक करके समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं ऑल गियर्ड हेड स्टॉक के बारे में। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, यह लेथ मशीन पर कैसे वर्क करता है, यह लेथ मशीन के प्राइम मूवर से पावर लेकर के मेन स्पिंडल तक कैसे पहुंचाता है, इसको हम समझने वाले हैं। तो ऑल गियर्ड हेड स्टॉक का हमने एक डायग्राम बना दिया है स्क्रीन पर, लेकिन इसमें हमने लेबलिंग नहीं की है, मतलब हमने डिफरेंट पार्ट्स के नाम को अभी नहीं लिखा है, वो हम आपको समझाते हुए लिखेंगे। देखिए, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक का यह डायग्राम देख करके कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि सर ने ये क्या बना दिया, ये क्या चीज़ है। अरे ये कुछ नहीं है, ये ऑल गियर्ड हेड स्टॉक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उस चित्र पर से अभी अपना ध्यान हटा लीजिए। अभी हम जहां आपको लेकर के चल रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। आप मान लीजिए कि एक डब्बा है, बॉक्स है, डिब्बा है। इस डिब्बे में क्या किया गया है? 3 ठो आर पार होल कर लिया गया है। 1 2 3, खोखला डिब्बा था। इस डिब्बे में 3 आर पार होल करके क्या किया गया है? यहां पर 3 ठो शाफ्ट लगा दिया गया है, शाफ्ट लगा दिया गया। जैसे एक शाफ्ट यहां लगा दिया गया, एक यहां लगा दिया गया, एक यहां लगा दिया गया। इस तरीके से 3 शाफ्ट लगा दिया गया। तीनों शाफ्ट कैसे लगाए गए? क्योंकि डिब्बे के दीवारों पर ये शाफ्ट रुके हुए होंगे, तो यहां दीवारों पर बियरिंग भी चाहिए। हमने क्या किया? तीनों शाफ्ट को बियरिंग पर लगा दिया इस तरीके से। इन तीनों शाफ्ट का नाम रख दिया, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2 और शाफ्ट 3। 3 शाफ्ट हमने इस खोखले डिब्बे में लगा दिया बियरिंग पर, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2 और शाफ्ट 3। शाफ्ट 1 पर 3 गियर लगा दिया गया, गियर A, B, C। इसी तरीके से शाफ्ट बी पर भी 3 गियर लगा दिया गया और शाफ्ट सी पर भी 3 गियर लगा दिया गया। शाफ्ट 1 आप देख पा रहे हैं डिब्बे से बाहर की तरफ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। शाफ्ट 2 कहीं से बाहर नहीं निकला हुआ है, केवल बियरिंग तक आया हुआ है, डिब्बे के दीवार पर बियरिंग से टिका हुआ है। शाफ्ट 3 इधर दाहिने तरफ ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो, असल में यही शाफ्ट आगे चल करके मेन स्पिंडल बनता है, इसलिए निकला हुआ है। अब अभी तक के डायग्राम में हमने कौन सा बहुत बड़ा तीर मारने को कहा? अभी तक के डायग्राम में हमने बस खाली यह बताया, एक डिब्बा लीजिए, उसमें 3 शाफ्ट डाल दीजिए इस तरीके से जैसे हमने डायग्राम में दिखाया है, और तीनों शाफ्ट पर 3-3 गियर डाल दीजिए। गियर को कैसे डालना है? शाफ्ट 1 पर 3 गियर A, B, C डालना है। कैसे डालना है? शाफ्ट 1 पर जो तीनों गियर रहेंगे वो फीडर की के माध्यम से शाफ्ट पर चढ़ाए जाएंगे ताकि ये तीनों गियर शाफ्ट के ऊपर इधर उधर सरकाए जा सके। जब आप मशीन एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां आपको की एंड टाइप ऑफ की पढ़ाया जाएगा। टाइप ऑफ की में आपको एक स्पेशल की का टाइप पढ़ाया जाएगा, फीडर की। जब किसी गियर या पुल्ली को फीडर की सहायता से शाफ्ट पर सेट करते हैं, उस गियर या पुल्ली को शाफ्ट पर हम सरका सकते हैं। फीडर की में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि फीडर की गियर या पुल्ली को शाफ्ट के ऊपर फिक्स
या परमानेंटली नहीं पकड़ता है, वह क्या करता है, लूज पकड़ता है। एक्सियली गियर या पुल्ली को शाफ्ट के ऊपर सरका सकते हैं। जिस किसी को फीदर की नहीं समझ में आया तो वह थोड़ा सा समझे फीदर की कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए यह आपके पास एक शाफ्ट है, यह एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट पर क्या चढ़ाना है, एक पुल्ली चढ़ाना है। इस तरीके से इस शाफ्ट के ऊपर आप एक पुल्ली चढ़ाते हैं तो पुल्ली में क्या होता है, यहां पर हब जैसा कुछ होता है, हब होता है। यह हब क्या करता है, पुल्ली इस हब से ऐसे आर्म से जुड़ा रहता है। इस हब और पुल्ली के बीच में एक कुंजी लगा दी जाती है, जो कुंजी क्या करती है, पुल्ली को या गियर को शाफ्ट के साथ फिक्स करती है। लेकिन यह कुंजी कुछ इस तरीके से हो, मतलब कुछ दूरी तक इस तरीके से कटा हुआ हो और इसमें कुंजी डाल दिया जाए। थोड़ा लूज कुंजी हो तो इस पुल्ली को क्या करेंगे, शाफ्ट के ऊपर अगर एक्सियली इस तरीके से सरकाना चाहेंगे तो सरका लेंगे कि नहीं सरका लेंगे, सरका लेंगे। तो जो कुंजी इस्तेमाल किया गया, जिसके इस्तेमाल के बाद शाफ्ट के ऊपर पुल्ली या गियर को एक्सियली सरकाया जा सकता है, उस कुंजी को हम लोग फीदर की कहते हैं। तो देखिए, ये जो शाफ्ट 1 पर 3 गियर लगे हुए हैं, ये फीदर की सहायता से लगे हुए हैं। शाफ्ट 2 पर 3 गियर लगे हुए हैं, वो फीदर की सहायता से नहीं लगे हुए हैं, वो परमानेंट की सहायता से, हो सकता है शंख की सहायता से लगे हुए हों, तो वो परमानेंटली जो है कि उस पर जहां फिक्स किए गए हैं वहां रहेंगे। और शाफ्ट 3 पर भी 3 गियर GHI लगाए गए हैं, ये भी फीदर की सहायता से लगाए गए हैं। ये भी जो है कि शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे सरकाए जा सकते हैं। अब हम ऑल गियर्ड हेड स्टॉक के इस ओरिजिनल डायग्राम पर चलते हैं, आपको समझाते हैं कि यह ऑल गियर्ड हेड स्टॉक कैसे वर्क करता है। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में आप देखिए 3 शाफ्ट लगे होते हैं। कौन कौन से शाफ्ट लगे होते हैं, शाफ्ट 1, 2, 3। आप डायग्राम में देख लीजिए, आपको तीनों शाफ्ट दिख रहा है कि नहीं, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3। अब शाफ्ट 1 पर 3 गियर लगे हुए हैं, कौन कौन से, गियर A, B, C, A, B, C। शाफ्ट 1 पर 3 गियर लगे हुए हैं, गियर A, गियर B, गियर C। तो शाफ्ट 1 पर लगे हुए तीनों गियर A, B, C फीदर की सहायता से लगे हुए हैं। ये आपको जो दिखाया गया है यह फीदर की है। इसके बाद आ जाइए शाफ्ट 2 पर। शाफ्ट 2 पर 3 गियर लगे हुए हैं। कौन कौन से 3 गियर लगे हुए हैं, गियर D, E, F। सारे गियर्स का आप साइज भी देखते रहिए। शाफ्ट 1 पर 3 गियर में B सबसे बड़ा था जो कि बीच में था, A उससे छोटा था, C सबसे छोटा था शाफ्ट 1 पर। अब इसी तरीके से शाफ्ट नंबर 2 पर भी 3 गियर अलग अलग साइज के लगे हैं, गियर D, E, F। अब जो गियर D, E, F ये सब दूर दूर लगे हुए हैं और ये फीदर की सहायता से नहीं लगे हुए हैं। शाफ्ट 2 पर 3 गियर, गियर D, E और F। अब शाफ्ट नंबर 3 पर देखिए, शाफ्ट नंबर 3 पर क्या है, शाफ्ट नंबर 3 पर भी 3 गियर लगे हुए हैं। कौन कौन से, गियर G, H, I, G, H, I। इस तरीके से आप ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में देख पा रहे हैं 3 शाफ्ट है और टोटल का टोटल एक एक शाफ्ट पर 3-3 गियर है। इसका मतलब 3 शाफ्ट पर कुल मिलाकर के 9 ठो गियर है। ये तीनों जो शाफ्ट है यह बियरिंग पर टिका हुआ है। शाफ्ट 1 भी 2 बियरिंग पर, यहाँ जो हमने क्रॉस से दिखाया हुआ है असल में यह बियरिंग दर्शाया गया है। शाफ्ट 1 पर भी दोनों तरफ 2 बियरिंग है, 2 पर भी 2 बियरिंग है, शाफ्ट 3 पर भी बियरिंग्स है। यही शाफ्ट 3 आगे चल करके मेन स्पिंडल बनेगा।
अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखिए जो शाफ्ट 1 है उसका बाईं तरफ कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है। इस बाहर निकले हुए हिस्से पर पुल्ली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये लूज एंड फास्ट पुल्ली का सेट लगा हुआ है। अब अगर आप लूज एंड फास्ट पुल्ली समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो ये भी मशीन एलिमेंट में आएगा। अभी के लिए यह समझ लीजिए, यह एक शाफ्ट है, इसके ऊपर 2 पुल्ली चढ़ा दिया गया है। एक पुल्ली यहाँ पर है, दूसरा पुल्ली यहाँ पर है, ठीक ना। इन दोनों पुल्ली में से एक पुल्ली को आप की सहायता से, कुंजी की सहायता से शाफ्ट के साथ फिक्स कर दीजिए और दूसरे पुल्ली में की मत लगाइए। पुल्ली जो है शाफ्ट के ऊपर फ्री घूमता रहे। जरूरी नहीं है कि शाफ्ट घूमे तो पुल्ली भी घूमे। तो जो पुल्ली शाफ्ट के ऊपर फ्री घूमता है उसे हम लोग लूज पुल्ली कहते हैं, और जो पुल्ली शाफ्ट के साथ चलता है उसे हम लोग फास्ट पुल्ली कहते हैं। लूज एंड फास्ट पुल्ली का एक सेट लगा दिया गया है। किस पर? शाफ्ट 1 के बाहर निकले हुए हिस्से पर। ए वाला पुल्ली देखिए लूज पुल्ली है और ए वाला पुल्ली फास्ट पुल्ली है। देखिए फास्ट पुल्ली का मतलब यह नहीं कि तेज पुल्ली, फास्ट मतलब बंधा हुआ, फास्टेनर। फास्टेनर का काम क्या होता है? बांधना होता है ना। तो यहाँ पर भी फास्ट पुल्ली का मतलब होता है बंधा हुआ। किसके साथ बंधा होता है? शाफ्ट के साथ। लूज पुल्ली शाफ्ट पर होता तो है लेकिन शाफ्ट के साथ बंधा नहीं होता है कुंजी की सहायता से। जरूरी नहीं है कि शाफ्ट चले तो पुल्ली भी चले। और इस पुल्ली के ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं यह बेल्ट आया हुआ है, यह बेल्ट है। इस बेल्ट के ठीक नीचे यहां पर एक प्राइम मूवर लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर से शाफ्ट बाहर निकला हुआ है। यह इलेक्ट्रिकल मोटर का पुल्ली है। इस पुल्ली से पट्टा चढ़ा करके पावर कहां लेकर के गए हैं? फास्ट पुल्ली पर। जैसे ही फास्ट पुल्ली पर पट्टा पहुंचेगा और इलेक्ट्रिकल मोटर चालू होगा तो क्या होगा? फास्ट पुल्ली घूमेगा। फास्ट पुल्ली घूमेगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा शाफ्ट 1 घूम जाएगा। फिर से सुनिए, जब इलेक्ट्रिकल मोटर चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटर चालू होते ही इलेक्ट्रिकल मोटर पर लगा हुआ पुल्ली घूमेगा। इलेक्ट्रिकल मोटर पर लगे हुए पुल्ली से बेल्ट की सहायता से पावर कहां लेकर के गए हैं? लूज एंड फास्ट पुल्ली सेट पर। अब अगर यह इलेक्ट्रिकल मोटर से चलने वाला बेल्ट इधर फास्ट पुल्ली पर है तो शाफ्ट 1 घूमने लगेगा। लेकिन यही बेल्ट अगर हम सरका करके थोड़ा सा इधर की तरफ कर लेते हैं लूज पुल्ली पर तो यह शाफ्ट 1 नहीं घूमेगा। अगर फास्ट पुल्ली पर है तो क्या होगा? शाफ्ट 1 घूमेगा। जब शाफ्ट 1 घूमेगा तो इस पर लगे हुए तीनों गियर ए बी सी घूमने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं शाफ्ट ए पर लगा हुआ 3 गियर ए बी सी में से गियर ए शाफ्ट 2 के किसी गियर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, जबकि शाफ्ट ए पर लगा हुआ गियर बी शाफ्ट 2 के गियर ई से कांटेक्ट में है। शाफ्ट 1 पर लगा हुआ गियर सी शाफ्ट 2 के किसी भी गियर से कांटेक्ट में नहीं है। तो जब शाफ्ट 1 घूमेगा तो शाफ्ट 1 का गियर बी शाफ्ट 2 को पावर देगा। कैसे देगा? गियर बी की सहायता से शाफ्ट 2 का गियर ई घूमने लगेगा। जैसे ही गियर ई घूमा मतलब पूरा का पूरा शाफ्ट 2 घूम गया। देखिए शाफ्ट ए का गियर बी पावर देगा, किसको देगा? शाफ्ट 2 के गियर ई को। तो शाफ्ट 2 का गियर ई किसको पावर देगा? शाफ्ट 3 के गियर एच को। इस तरीके से जैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर चालू होगा इलेक्ट्रिकल मोटर पावर कहां देगा? फास्ट पुल्ली को। शाफ्ट 1 घूमा, शाफ्ट 1 का गियर बी किसको दे दिया? शाफ्ट 2 के गियर ई को। इस तरीके से शाफ्ट 2 पर पावर आ गया। शाफ्ट 2 पर पावर आते ही शाफ्ट 2 का गियर ई शाफ्ट 3 के गियर एच को पावर दिया, जिससे शाफ्ट 3 घूम गया। यही जो शाफ्ट 3 है आगे चल करके मेन स्पिंडल बनता है। इसी पर आगे चल करके वर्क होल्डिंग डिवाइस बांध दिया जाएगा। समझ गए? अब ये तो रहा एक स्पीड, लेकिन अगर हमें स्पीड बदलना हो तब क्या करेंगे? अब पूरे के पूरे इस असेंबली को क्या करिए? शाफ्ट 1 पर जो असेंबली लगा हुआ है उसको इधर दाहिने तरफ सरका दीजिए।
देखिए जिधर हमने तीर लगा दिया है उधर सरका दीजिए। जब शाफ्ट 1 के गियर असेंबली को उस साइड सरकाएंगे तो क्या होगा, शाफ्ट 1 का गियर C शाफ्ट 2 के गियर F से कांटेक्ट में आ जाएगा। शाफ्ट 1 का गियर C शाफ्ट 2 के गियर F से कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक। और शाफ्ट 2 को हमने कहीं कुछ नहीं सरकाया है, तो शाफ्ट 2 का जो गियर E है वो अभी भी शाफ्ट 2 का गियर E किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, शाफ्ट 3 के गियर H से। इस तरीके से एक दूसरा पावर मिल गया। कैसे मिला, यहां से पावर चला, यहां से शाफ्ट 1 को मिला, शाफ्ट 1 का गियर C इसको पावर दे दिया गियर F को, गियर F से जो है कि पूरा का पूरा शाफ्ट 2 घूमा। शाफ्ट 2 का जो गियर E था वह शाफ्ट 3 के गियर H से कांटेक्ट में था, उससे शाफ्ट 3 पूरा का पूरा घूम गया। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ए है कि शाफ्ट 1 पर जो गियर असेंबली ABC लगा हुआ है उसको इधर की तरफ यानी बाएं तरफ सरका दीजिए, ऐसे इधर की तरफ। जब आप शाफ्ट 1 पर लगे हुए गियर असेंबली को बाएं तरफ सरकाएंगे तो क्या होगा, शाफ्ट 1 का गियर A शाफ्ट 2 के गियर D के कांटेक्ट में आ जाएगा और शाफ्ट 1 का गियर B और C फ्री हो जाएगा, किसी के कांटेक्ट में नहीं होगा उस समय। तो तीसरा कंडीशन ये हुआ कि शाफ्ट 1 का गियर A शाफ्ट 2 के गियर D से कांटेक्ट में आया और शाफ्ट 2 का गियर E शाफ्ट 3 के गियर H के कांटेक्ट में है। इस तरीके से शाफ्ट 2 का गियर E जो है वो शाफ्ट 3 के गियर H को पावर दे देगा। अभी तक हम लोगों ने शाफ्ट 1 पर लगे हुए गियर ABC सेट को फीडर की सहायता से दाएं बाएं सरका करके 3 अलग अलग मोशन हम लोगों ने प्राप्त किया। किस पर, मेन स्पिंडल यानी शाफ्ट नंबर 3 पर। एक बार जब शाफ्ट B जो है कि पावर दे रहा था 2 नंबर से, एक बार जब गियर B पावर दे रहा था 2 नंबर वाले शाफ्ट को, एक बार गियर C पावर देना शुरू किया 2 नंबर वाले शाफ्ट को, एक बार गियर A पावर देना शुरू किया 2 नंबर वाले शाफ्ट को। जिस तरीके से हमने शाफ्ट 1 पर लगे हुए गियर सेट ABC को दाएं बाएं सरका करके अलग अलग मोशन प्राप्त किया, इसी तरीके से शाफ्ट 3 पर भी लगे हुए गियर को यानी ये जो आगे चल के मेन स्पिंडल बनेगा उस पर लगे हुए गियर को भी इस तरीके से लेफ्ट और राइट सरका करके हम लोग अलग अलग मोशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में 3 शाफ्ट, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, शाफ्ट 3 होता है। तीनों शाफ्ट पर 3-3 गियर लगे हुए होते हैं। शाफ्ट 1 पर 3 गियर ABC, शाफ्ट 2 पर 3 गियर DEF, शाफ्ट 3 पर 3 गियर GHI लगा होता है। शाफ्ट 1 और शाफ्ट 3 पर लगे हुए तीनों गियर फीडर की सहायता से एंगेज होते हैं, जबकि शाफ्ट 2 पर जो गियर लगा हुआ होता है वो परमानेंट जो है कि शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। अब जब शाफ्ट 1 को पावर मिल जाएगा इधर बेल्ट एंड पुल्ली की सहायता से, मोटर की सहायता से, तो क्या होगा, शाफ्ट 1 पर लगा हुआ गियर जो है शाफ्ट 2 को पावर देगा, शाफ्ट 2 पर लगा हुआ गियर शाफ्ट 3 को पावर दे देगा। इस तरीके से शाफ्ट 3 जो है आगे चल के मेन स्पिंडल बधेगा, उस मेन स्पिंडल को रोटरी मोशन मिल जाएगा। अब अलग अलग मोशन को हम कैसे प्राप्त करते हैं इसको हमने समझाया कि शाफ्ट 1 का गियर A शाफ्ट 2 के गियर D को पावर दे सकता है, शाफ्ट 1 का गियर B शाफ्ट 2 के गियर E को पावर दे सकता है, शाफ्ट 1 का गियर C शाफ्ट 2 के गियर F को पावर दे सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, शाफ्ट 1 पर लगे हुए गियर असेंबली को इधर उधर सरका करके। अब इसी तरीके से शाफ्ट 2 वाले गियर सेट को तो इधर उधर सरका नहीं सकते, जो शाफ्ट 3 पर लगा हुआ गियर असेंबली है इसको भी लेफ्ट राइट सरकाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हेड स्टॉक के अगले टाइप के बारे में, जिसका नाम है स्टेप्ड पुल्ली एंड बैक गियर्ड हेड स्टॉक। इसका नाम देखिए, इसके नाम में लिखा गया है स्टेप्ड पुल्ली और बैक गियर्ड। यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है, स्टेप्ड पुल्ली एंड
बैक गियर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर स्टेप पुल्ली और बैक गियर इन्वॉल्व होता है क्या? इस हेड स्टॉक में स्टेप पुल्ली होती है और बैक गियर होता है क्या? हाँ, इसीलिए इस हेड स्टॉक का नाम है स्टेप्ड पुल्ली एंड बैक गियर्ड हेड स्टॉक। इस हेड स्टॉक में स्टेप पुल्ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी स्टेप पुल्ली है, यहाँ भी हेड स्टेप पुल्ली है। बैक गियर कहाँ है? ये बैक गियर है, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको ऑल गियर्ड हेड स्टॉक समझाया है, उसी तरीके से इस हेड स्टॉक के बारे में भी समझ लीजिए कि यह मान लीजिए एक डिब्बे में ऐसे बंद है। इस हेड स्टॉक में 4 शाफ्ट हैं। शाफ्ट कैठो है? 4 नंबर। कौन कौन से शाफ्ट हैं यहां पे? देखिए, शाफ्ट ए, शाफ्ट बी, और शाफ्ट बी के ठीक सामने एक दूसरा शाफ्ट है, यह है शाफ्ट सी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं शाफ्ट बी और शाफ्ट सी एक ही तो है। नहीं, शाफ्ट बी और शाफ्ट सी दोनों एक ही नहीं है, दोनों का एक्सिस एक है, दोनों एक ही अक्ष पर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ए है शाफ्ट बी, ए है शाफ्ट सी। शाफ्ट बी पर आप देख पा रहे हैं ये सब स्टेप पुल्ली लगा हुआ है, और शाफ्ट सी केवल यहां तक आया हुआ है, जहां तक हमने मार्कर रख दिया उसके उधर जो है शाफ्ट सी है, इसके इधर जो है शाफ्ट बी है। शाफ्ट बी और शाफ्ट सी अलग अलग शाफ्ट है, दोनों का एक्सिस सेम है, लेकिन दोनों शाफ्ट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग शाफ्ट है। एक अगला शाफ्ट है शाफ्ट डी। इस तरीके से बैक गियर्ड हेड स्टॉक में टोटल 4 शाफ्ट है। कौन कौन से? शाफ्ट ए, बी, सी, डी। ये चारों के चारों शाफ्ट हेड स्टॉक के बॉक्स के दीवारों पर बियरिंग की सहायता से टिके हुए होते हैं। यहां पर भी बियरिंग होता है, यहां पर भी बियरिंग होता है, और यहां पर भी बियरिंग होता है। इस तरीके से शाफ्ट बियरिंग पर टिके हुए होते हैं। लेकिन ये जो शाफ्ट डी है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का बुश इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक बुश। इसेंट्रिक बुश के बारे में हम आपको अभी आगे समझाएंगे जब शाफ्ट डी पर चलेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है, इसेंट्रिक बुश किस लिए लगाया गया है, इसेंट्रिक बुश लगाने से क्या फायदा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो शाफ्ट डी पर 2 जगह है, एक जगह है एक्स, एक जगह है वाई, इन दोनों जगह पर इस तरीके का बुश लगाया गया है। ये जो इसेंट्रिक बुश है, इसेंट्रिक बुश कैसा होता है थोड़ा सा समझिए। बुश का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? एक डिस्क इस तरीके से, इसमें इस तरह से सर्कुलर होल होता है, तो इसे आप लोग कहते हैं बुश। लेकिन इसेंट्रिक बुश का क्या मतलब होता है? ये जो सर्कुलर होल अभी तक सेंटर में था, यहां पर यही सर्कुलर होल ठीक सेंटर में न होकर के जब सेंटर से हट करके होता है, तो ये आपका नॉर्मल प्लेन बुश है, ये वाला जो है इसेंट्रिक बुश है। जो शाफ्ट डी है वो इसी तरीके से 2 इसेंट्रिक बुश एक्स और वाई पोजीशन पर लगाया गया है। यही दोनों इसेंट्रिक बुश शाफ्ट को जो है कि दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हमने यह बताया कि इस प्रकार के हेड स्टॉक में 4 शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट ए, शाफ्ट बी, शाफ्ट सी, शाफ्ट डी। अब शाफ्ट ए पर क्या है? स्टेप्ड पुल्ली। शाफ्ट ए पर आप आगे चल करके अंदर की तरफ देख पा रहे हैं, यह क्या है? 4 स्टेपों वाली एक पुल्ली है। 1 2 3 4। शाफ्ट बी पर क्या है? शाफ्ट बी देखिए आप कहां पर है। शाफ्ट बी यहां से लेकर के यहां तक है। देखिए शाफ्ट बी कहां तक है? शाफ्ट बी का लिमिट यहीं तक है। यहां से जो है अगला शाफ्ट है वो शाफ्ट सी है। शाफ्ट बी और शाफ्ट सी दोनों अलग अलग है, दोनों का एक्सिस सेम है, लेकिन दोनों सेम शाफ्ट नहीं है। शाफ्ट बी पर क्या है? शाफ्ट बी पर एक गियर है। देखिए यहां पर क्या है? ये गियर है। और क्या है? स्टेप पुल्ली। तो शाफ्ट बी पर स्टेप पुल्ली भी है और गियर भी है।
अब हम देखेंगे शाफ्ट सी पर क्या है। शाफ्ट सी कहाँ है, देखिए यह वाला शाफ्ट सी है, यही शाफ्ट सी आगे चल करके बाहर निकल गया है, वही शाफ्ट सी आगे चल करके मेन स्पिंडल बनेगा जिस पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधेगा। शाफ्ट सी क्या है, शाफ्ट सी पर यह एक गियर है जिसे हम लोग बुल गियर कहते हैं, बड़ा सा गियर होता है। शाफ्ट सी पर गियर है और यही शाफ्ट पर आगे चल करके यह क्या बंधा हुआ है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। यही शाफ्ट से आगे चल करके हेड स्टॉक से बाहर निकल गया है, उसी पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बांधा जाएगा, यानी वही शाफ्ट सी क्या है, एक तरीके से मेन स्पिंडल गियर है और इसी शाफ्ट सी पर क्या बांधा जाएगा, वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब शाफ्ट डी देखिए, शाफ्ट डी कहां पर है, ए है शाफ्ट डी, इस शाफ्ट डी पर क्या है, गियर है। कैठो गियर है, एक दो गियर है। अब यहां पर आपको शाफ्ट ए, शाफ्ट बी, शाफ्ट सी को देखेंगे तो ये तीनों बियरिंग पर टिके हुए हैं, प्लेन बियरिंग पर, लेकिन जो शाफ्ट डी है वो इस तरीके के बुश पर टिका हुआ है जिसका नाम होता है इसेंट्रिक बुश। हम यहां लिख दे रहे हैं। अब आप नीचे देख पा रहे हैं यहां पर एक प्राइम मूवर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मोटर। अब इस इलेक्ट्रिकल मोटर से बाहर जो शाफ्ट निकला हुआ है इस पर एक पुल्ली लगा हुआ है और शाफ्ट ए पर भी बाहर की तरफ एक पुल्ली लगा हुआ है। इस पर से एक बेल्ट ड्राइव की सहायता से, यह बेल्ट है, बेल्ट की सहायता से पावर शाफ्ट ए पर चला गया। जब शाफ्ट ए पर पावर चला जाएगा तो शाफ्ट ए घूमने लगेगा। जब शाफ्ट ए घूमेगा तो शाफ्ट ए पर लगा हुआ स्टेप पुल्ली भी घूमने लगेगा। अब शाफ्ट ए के स्टेप पुल्ली से बेल्ट की सहायता से पावर आप कहां दे सकते हैं, शाफ्ट बी पर। ये देखिए, ये जो हमने खींचा है ये बेल्ट है। अब ये बेल्ट हो सकता है इस पर से इस पर पावर दे, हो सकता है इधर से इधर दे, हो सकता है ऐसे दे, हो सकता है इस तरीके से पावर दे, लेकिन इन्हीं स्टेप पुल्ली की सहायता से शाफ्ट ए से पावर किस पर चला आएगा, शाफ्ट बी पर। जब शाफ्ट बी पर पावर चला आएगा तो शाफ्ट बी भी घूमने लगेगा। अब शाफ्ट बी के घूमने से क्या होगा, क्या शाफ्ट सी घूमने लगेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि शाफ्ट बी और शाफ्ट सी अलग अलग है, हमने अभी बताया। तो शाफ्ट सी अगर नहीं घूमा तो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल कैसे घूमेगा? अब शाफ्ट सी को घुमाने का क्या जुगाड़ है, तो शाफ्ट सी को घुमाने के लिए एक जुगाड़ होता है। वो क्या जुगाड़ होता है, शाफ्ट बी पर जो इधर की तरफ बड़ा वाला डिस्क या पुल्ली लगा हुआ है इसमें पिन फंसाने के लिए पिन होल होता है, और ये जो बड़ा वाला बुल गियर होता है इसमें भी जो है कि इस तरीके से ग्रुप बना होता है और यहां से यहां तक जो है कि होल होता है। और हमारे पास एक स्प्रिंग लोडेड पिन होता है। कैसा होता है स्प्रिंग लोडेड पिन, देखिए इस तरीके का पिन होता है। ठीक, अब इस पिन को लेकर के आते हैं, अगर बुल गियर से इधर की तरफ ऐसे इस पिन को लेकर के जाएंगे, इस पिन को इधर लेकर के आएंगे, बुल गियर से ऐसे डाल देंगे तो शाफ्ट बी पर जो लगा हुआ ए वाला पुल्ली या डिस्क है, इस डिस्क में पिन आकर के या फंस जाएगा। ऐसे एक पिन और डाल देंगे, इसके पेरीफेरी पर इसी तरीके से पिन लगा देंगे। अब क्या होगा, जब शाफ्ट ए से पावर आएगा शाफ्ट बी पर, शाफ्ट बी क्या करेगा, शाफ्ट सी से जुड़ गया। कैसे जुड़ गया, इस लगे हुए स्प्रिंग लोडेड पिन की सहायता से। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जब जोड़ना ही था शाफ्ट बी को शाफ्ट सी से तो दोनों सेम एक्सिस पर थे तो अलग अलग काहे बनाए, और जोड़ना ही था तो कपलिंग काहे नहीं लगा दे रहे हैं, पिन काहे लगा रहे हैं। असल में क्या होता है, बैक गियरिंग के समय इसको बार बार डिसएंगेज करना पड़ता है, बार बार या जरूरत के हिसाब से उसको अलग करना पड़ता है। हमेशा शाफ्ट सी को पावर शाफ्ट बी से ही नहीं मिलता है, कभी कभी पावर इधर से घूम करके शाफ्ट डी से होकर के आता है, इसलिए यहां पर स्प्रिंग लोडेड पिन लगाया जाता है, डायरेक्ट कपलिंग नहीं लगाई जाती है।
तो शाफ्ट बी से शाफ्ट सी को पावर कैसे जाएगा आपको समझ में आ गया। सीधे तो पावर जा नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग शाफ्ट है, तो सीधे पावर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से स्प्रिंग लोडेड पिन लेकर के आएंगे हम लोग, ऐसे इसमें जब डाल देंगे तो शाफ्ट बी पर लगा हुआ यह बड़ा वाला डिस्क इस बुल गियर के साथ घूमने लगेगा। इस तरह से शाफ्ट सी को पावर मिल जाएगा। यह पावर रहा जो पहला पावर मिला। इस तरीके से देखिए पहला पावर कैसे मिला, ऐसे आया शाफ्ट ए से शाफ्ट बी पर, शाफ्ट बी से ऐसे सीधे शाफ्ट सी पर निकल गया। यह पहला पावर। ए हुआ डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट मिला ना। हाँ, अब जब शाफ्ट सी घूम गया इसका मतलब मेन स्पिंडल घूम गया, शाफ्ट सी पर ही आगे वर्क होल्डिंग डिवाइस लग जाएगा और वर्कपीस उसमें बांध दिया जाएगा, हमारा लेथ मशीन काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो अगला मेथड है शाफ्ट सी को पावर देने का, अब हमारा हेड स्टॉक तो इतने में ही खत्म हो गया, इतने में ही हेड स्टॉक खत्म हो गया। तो ऊपर वाला किस लिए बना हुआ है, ऊपर वाले का भी अपना अलग इस्तेमाल है, वो हम बता रहे हैं। देखिए अब ये जो स्प्रिंग लोडेड पिन है इसको हम निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब शाफ्ट बी का जो सीधे शाफ्ट सी से इंगेजमेंट था उसको हमने छोड़ा दिया। अब अगर शाफ्ट ए से पावर बी पर आएगा तो शाफ्ट ए की वजह से बी तो घूम जाएगा लेकिन शाफ्ट सी नहीं घूमेगा क्योंकि स्प्रिंग लोडेड पिन को हटा दिया गया है। क्या है, शाफ्ट ए से पावर अगर शाफ्ट बी पर आ गया तो शाफ्ट बी किसको किसको पावर दे सकता है। देखिए अगर शाफ्ट डी को पावर देना चाहेगा तो कैसे दे पाएगा, क्योंकि शाफ्ट डी का जो गियर है वो दूर है, इस गियर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, अभी बीच में इतना गैप है। इस गैप की वजह से शाफ्ट बी सीधे शाफ्ट डी को पावर नहीं दे पाएगा और शाफ्ट बी सीधे शाफ्ट सी को पावर नहीं दे पाएगा क्योंकि यहां पर वह स्प्रिंग लोडेड पिन हटा दिया गया है। तो लेथ मशीन के मेन स्पिंडल यानी शाफ्ट सी को पावर कैसे मिलेगा इस अवस्था में, तो एक पावर देने का दूसरा भी तरीका है। वो तरीका क्या है, यहां पर जो हमने एक्स और वाई दो इसेंट्रिक बुश दिखाए हुए हैं, ये बुश कैसे काम करते हैं देखिए। ये इसेंट्रिक बुश है, इस इसेंट्रिक बुश में क्या कर दिया गया है, इस तरीके से यह शाफ्ट डाला गया। अब अगर इस शाफ्ट को ऐसे घुमा दिया जाए तो इसेंट्रिक बुश का जो ए वाला पोर्शन है वह नीचे की तरफ आ जाएगा और जो यह पोर्शन जो कम चौड़ाई वाला पोर्शन है वह ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जैसे इसेंट्रिक बुश का जो यह हैंडल लगा हुआ है इसेंट्रिक बुश से सीधे, जब इसको हम खींच करके इस तरीके से करेंगे तो इसेंट्रिक बुश का ए वाला पोजीशन कन्वर्ट होकर के कैसे हो जाएगा, देखिए इसेंट्रिक बुश का पोजीशन हो जाएगा ऐसे। जब इस हैंडल को हम घुमा देंगे तो इसेंट्रिक बुश यह जो है कि घूम जाएगा और जैसे ही यह इसेंट्रिक बुश घूमेगा, ये जो गियर लगा हुआ है शाफ्ट डी पर, ये गियर क्या करेगा, शाफ्ट बी पर लगे हुए गियर के साथ कांटेक्ट बना लेगा। फिर से समझिए, जब इसेंट्रिक बुश का पोजीशन हम इस हैंडल के साथ चेंज करेंगे तो इसेंट्रिक बुश यह जो लगा हुआ है यहाँ पर एक्स और वाई यह रोटेट कर जाएगा और शाफ्ट डी पर लगा हुआ गियर शाफ्ट बी पर लगे हुए गियर के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कांटेक्ट बना लेगा। तो जब मोटर से पावर शाफ्ट ए पर मिलेगा, शाफ्ट ए से पावर बेल्ट की सहायता से शाफ्ट बी पर आ जाएगा, शाफ्ट बी पर लगा हुआ ए वाला गियर घूमने लगेगा। जब यह गियर घूमने लगेगा तो इससे पावर कहाँ चला जाएगा, अब शाफ्ट डी पर, शाफ्ट डी से पूरा का पूरा शाफ्ट डी घूमेगा। तो यहाँ पर लगा हुआ जो शाफ्ट डी पर ये दूसरा गियर है, यह गियर क्या कर देगा, शाफ्ट सी पर लगे हुए गियर को पावर दे देगा, बुल गियर को, और शाफ्ट सी घूम जाएगा। अब देखिए पावर कैसे मिला, पावर कैसे मूव हुआ। इस बार पावर गया शाफ्ट ए से शाफ्ट बी, शाफ्ट बी से इस बी वाले गियर पर, गियर बी से डी, डी से फिर सी पर। तो देखिए पावर, मेन स्पिंडल को पावर मिलने का दो तरीका हुआ।
मेन स्पिंडल को पावर दो तरीके से मिल सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है? जो पहला तरीका था वो ये था कि इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर कहाँ आया? बेल्ट की सहायता से शाफ्ट ए पर। इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर आया, कैसे आया? बेल्ट की सहायता से। कहाँ गया? शाफ्ट ए पर। ठीक, अब शाफ्ट ए से पावर कहाँ चला गया? शाफ्ट ए पर पावर था, यहां पर आ गया, तो शाफ्ट ए से पावर बी पर गया। शाफ्ट ए से शाफ्ट बी पर पावर कैसे गया? इस कोन पुल्ली और बेल्ट की सहायता से। कोन पुल्ली और बेल्ट की सहायता से शाफ्ट बी पर पावर मिल गया और शाफ्ट बी से पावर चला गया शाफ्ट सी पर। यही शाफ्ट सी क्या है? मेन स्पिंडल, जिस पर वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधा हुआ है। लेकिन बी से सी पर पावर कैसे गया? डायरेक्ट गया। कैसे? स्प्रिंग लोडेड पिन की सहायता से। अब एक दूसरा तरीका भी है शाफ्ट सी को पावर देने का, इनडायरेक्ट तरीका। इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर कहाँ चला गया? शाफ्ट ए पर। वही बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए शाफ्ट ए से पावर कहाँ चला गया? शाफ्ट बी पर। अब शाफ्ट बी से पावर कहाँ जाएगा? सीधे शाफ्ट सी पर नहीं गया, शाफ्ट बी से पावर इस बार ऐसे चला गया शाफ्ट डी पर। क्यों शाफ्ट डी पर चला गया? क्योंकि इस बार हमने इस हैंडल को घुमा करके इसेंट्रिक बुश का पोजीशन चेंज कर दिया है, तो शाफ्ट डी पर लगा हुआ गियर शाफ्ट बी के पर लगे हुए गियर से इंगेज हो गया है शाफ्ट बी पर। अब जो शाफ्ट बी से पावर चला गया कहाँ? शाफ्ट डी पर। अब शाफ्ट डी से आ गया घूम करके शाफ्ट सी पर। यही शाफ्ट सी जो है कि मेन स्पिंडल है, पावर मिल गया। अब आपको हमने टाइप ऑफ हेड स्टॉक के बारे में अच्छे से समझा दिया। हमने आपको ऑल गियर्ड हेड स्टॉक भी समझा दिया, कोन पुल्ली एंड बैक गियर्ड हेड स्टॉक भी समझा दिया। अब अगली पढ़ाई में हम बात करेंगे मेन स्पिंडल का। हेड स्टॉक का जो मेन स्पिंडल होता है एक्चुअल में वह खोखला होता है। उससे भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि मेन स्पिंडल खोखला क्यों होता है, मेन स्पिंडल पर अंदर की तरफ टेपर होता है, कौन सा टेपर होता है, मेन स्पिंडल के नोच पर बाहर की तरफ चूड़ी बनी हुई होती है, कौन सी चूड़ी होती है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे लेथ मशीन के मेन स्पिंडल के बारे में। हमने स्क्रीन पर एक लेथ मशीन का मेन स्पिंडल बना दिया है। लेथ मशीन का मेन स्पिंडल सिंपली एक शाफ्ट होता है, बस खोखला होता है। लेथ मशीन के मेन स्पिंडल में दोनों तरफ बाहर की ओर चूड़ी कटी हुई होती है। इस चूड़ी का टाइप होता है मीट्रिक चूड़ी। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपी रीजनल में भी पूछ चुका है। इसरो का यह रटा रटाया क्वेश्चन है कि मेन स्पिंडल के नोच पर बनी हुई चूड़ी कौन सी होती है। तो मेन स्पिंडल के नोच पर बनी हुई चूड़ी मीट्रिक चूड़ी होती है। मेन स्पिंडल खोखला होता है। मेन स्पिंडल खोखला क्यों होता है? कभी कभी कार्यखंड जब बहुत लंबा होता है तो पतले कार्यखंडों को मेन स्पिंडल के अंदर से घुसाते हुए लेथ मशीन के पीछे की ओर, हेड स्टॉक से पीछे की ओर निकाल देते हैं और पतले छोटे कार्यखंडों के एंड पर आसानी से मशीनिंग कर लेते हैं। मेन स्पिंडल के नोज पर यानी कि यहाँ पर बाहर की तरफ हमने बता दिया यह चूड़ी होती है। कौन सी चूड़ी होती है? मीट्रिक चूड़ी होती है। मेन स्पिंडल के नोच पर अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं यहां पर एक टेपर होता है। कौन सा टेपर होता है? मोस्ट टेपर होता है। यह मोस्ट टेपर क्यों होता है? लेथ मशीन पर इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट सेंटर्स, लाइव सेंटर्स के सैंक पर जो टेपर बना होता है वो भी मोस्ट टेपर होता है। ग्रिप को बनाने के लिए, सेंटर्स को पकड़ने के लिए इसके स्पिंडल में अंदर की तरफ मोस्ट टेपर होता है। मेन स्पिंडल के नोज पर, यानी इस नोज की बात कर रहा है, यहां पर इसको नोज कहते हैं। मेन स्पिंडल के नोज पर बाहर की तरफ चूड़ी होती है। कौन सी चूड़ी होती है? मीट्रिक चूड़ी होती है। और मेन स्पिंडल के बारे में आपसे बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है। मेन स्पिंडल में यह मोस्ट टेपर किस लिए होता है? सेंटर्स पर बने हुए मोस्ट टेपर को इस टेपर में सेट करते हैं तो ग्रिप बन जाता है, इसीलिए होता है। धन्यवाद। लेथ मशीन के हेड स्टॉक की पढ़ाई आज कंप्लीट हुई। लेथ मशीन के हेड स्टॉक में आपने पढ़ा कि हेड स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है और मेन स्पिंडल क्या होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टेल स्टॉक क्या होता है।